हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं आपका टीचर तौकीर अहमद आपके लिए आया हूँ। तो कल हम पिछली एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी 1.1। 1.1 में जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, अभी हम 1.2 में वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करेंगे। आप वो हमने दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। अब जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हैं, ये मैंने आपको 1.1 में समझा चुका हूँ। अगर तो आपको समझ नहीं आया तो वो आप दोबारा से एक दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड समझें, पढ़ें एक दफ़ा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अभी मैं आपको ये रिवाइज करवा के क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूंगा इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस मैंने आपको बताया था, वो मैट्रिक्सेस होते हैं कि जिनके डायगोनल्स 1 होंगे आपके पास और जो दूसरी एंट्रीज होंगी वो 0 होंगी। ये कहलाते हैं आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस तरह करके मैं आपको मुख्तलिफ इसकी टाइप समझा दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी टाइप होती हैं। नल वेक्टर बताया था कि जिसकी इंटायरली सारी 0 होंगी। ठीक है ना? पूरा एक मैट्रिक्स बना हुआ है, चाहे 2x2 का हो, 2x3 का हो, 1x2 का हो, उसकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो वो होगा आपके पास। इसके साथ मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बता भी देता हूँ। जैसे ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया, अब इसकी सारी एंट्री 0 है, तो वो हो गया नल वेक्टर। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, ये अब मैंने आपको चीजें बताई नहीं है, ये मैं आपको समझाने का दोबारा मकसद ये है, एक दफा रिवाइज कराने का कि आपको एक दफा गो थ्रू हो जाए। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स था जिसमें एक कॉलम होगा। अगर एक कॉलम हो, चाहे रो 2 3 हो, चाहे बेशक एक ही रो से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर तो कॉलम एक होगा तो वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसका एक रो होगी। ठीक है, चाहे जैसे कि इसकी एग्जांपल दे दो, 1 2 3 मैंने लिख दिया, इसकी एक ही रो है, तो जिसकी रो एक होगी तो वो होगा रो मैट्रिक्स। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। ये शायद मैंने आपको हल्का फुल्का इसका कॉन्सेप्ट दिया था। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जैसे कि मैंने 2x2 का मैट्रिक्स बना रहा हूं, 2 3 1 4। मैंने बताया था जिसकी रो और कॉलम दोनों सेम होंगे वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये 2x2 है तो 3x3 का भी हो सकता है, 1x1 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है। ठीक हो गया। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी मैंने आपको बताया था जिसकी रो और कॉलम डिफरेंट होगी। सेम होगी तो स्क्वायर, डिफरेंट होगी तो रेक्टेंगल। जैसे कि 2 3 0 1 2 3। अब देखें तो इसकी रोज 2 हैं और कॉलम इसके 3 है, तो 3 कॉलम है तो डिफरेंट हो गया, तो होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह आगे स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल आपके पास कौन सी होती है? जैसे मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास डायगोनल होते हैं। या अगर मैं 2x2 का बनाऊं, मिसाल के तौर पे 2 3 4 5, ये आपके पास डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है कि जिसकी डायगोनल एंट्री 0 हो जाए। ठीक हो गया। जैसे ये, अब इसको मैं 4 और 3 को काट कर यहाँ पे 0 लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा डायगोनल एंट्री। इसी तरह ये अब आइडेंटिटी तो है ही है, लेकिन इसकी एंट्रीज अगर आप देखें डायगोनल एंट्री वो 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज उसकी 0 हो और उसके जो बाकी एलिमेंट्स हो वो सेम हो। जैसे 1 1 है तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब ये है तो डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसकी जो बाकी एंट्रीज है वो डिफरेंट है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी में क्या फर्क होता है। आइडेंटिटी में लाजिम है कि यहाँ पे 1 1 ही होना चाहिए, लेकिन स्केलर में यहाँ पे सेम होने चाहिए, और डायगोनल में यहाँ पे डिफरेंट हुए तो वो सिर्फ डायगोनल ही होगा। डायगोनल तीनों सूरत में होगा, लेकिन स्केलर और आइडेंटिटी की दो मुख्तलिफ टाइप्स हैं बरो। इसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट अगर आप देखें, उन्होंने बताया हुआ है कि मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, यूनिट है, कॉलम है, रो मैट्रिक्स है। अब जैसे ये है, अब मैं इसके आपको कुछ पार्ट्स कराऊंगा, कुछ आपने खुद ट्राई करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे इसका पहला पार्ट है, अब ये सारी एंट्रीज 0 है। एक तो ये पहले 2x2 मैट्रिक्स भी है और इसकी एंट्रीज भी 0 है, तो सारी एंट्री 0 है। तो मैंने एक आपको बात बताई थी कि वो होता है हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, इसमें हमने आइडेंटिटी वगैरह बताना, तो ये होगा हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। अभी वैसे पूछा हुआ तो उन्होंने यही है, ठीक है, कि इसमें नल बताना है। इसी तरह उसका दूसरा पार्ट है, उसमें अगर आप देखें b इज इक्वल टू एक ही रो है, तो जब रो एक हो जाए तो वो होता है रो मैट्रिक्स। ये आप लोगों ने साथ साथ नोट्स भी बना लेने, ठीक है ना। इसी तरह सी वाला जो मैट्रिक्स है
उसमें हमारे पास एक ही कॉलम है। तो जब एक कॉलम हो तो मैंने आपको बताया था वो होता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं बताएं इन मैट्रिसेस में स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, नल और आइडेंटिटी कौन कौन से। तो पहला पार्ट करते हैं। अब इसमें काफी जरूरी नहीं है कि एक मैट्रिक्स हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं इसकी टाइप, जैसे -8 2 7 12 0 4। अब पहले इसकी रो कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3 बन गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो जब सेम नहीं होते रो और कॉलम तो एक तो वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास। ठीक हो गया, एक आपके पास होता है रेक्टेंगुलर। इसके बाद कोई और टाइप इसमें नहीं लिखी हुई, ना ये नल हो सकता है, ना ये रो हो सकता है, ना कॉलम, ना आइडेंटिटी। अच्छा, अब हम कर लेते हैं ये वाला मैट्रिक्स कर लेते हैं। ये मैंने आपको पिछली थोड़ी देर पहले अभी समझाया भी था। अगर आप देखें 2 रोज और 2 कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम हो तो क्या होता है, एक तो होता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कॉलम और रो सेम हो, एक ही हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा मुझे आप बताएं कि अब इसकी डायगोनल एंट्री 0 है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। ठीक हो गया। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स की 2 और टाइप होती है, एक आइडेंटिटी और एक स्केलर। तो स्केलर है कि नहीं है, एंट्री सेम है तो इसका मतलब ये स्केलर भी है। ठीक है, और अगर हमारे पास एंट्री 1 भी हो तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये देख सकते हैं आप कि एक ही क्वेश्चन की कितनी ज्यादा टाइप बन सकती है हमारे पास यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं और पूछना है मेरे से कि कौन से समझ नहीं आए। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको वहां पे इसमें यही बताया हुआ है कि मैट्रिसेस में बताएं कि आइडेंटिटी कौन से है, डायगोनल, स्केलर कौन से है आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने यहाँ पे इसमें कर लेनी है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। अब कोई भी अगर मैट्रिक्स अगर हमारे पास होता है ना, कोई भी हो, चाहे रो मैट्रिक्स हो, कॉलम हो, या कोई भी टाइप हो, तो यहां पर अगर लिखा हुआ है 3 2 -1 और 1, तो उसका नेगेटिव फाइंड करने का मतलब ये है कि जितनी भी एंट्रीज है उसके साइन चेंज कर दो। 3 है तो -3, 2 है तो -2, 1 है तो -1 है तो 1, 1 है तो -1। इसी तरह के आपके पास सिंपल नेगेटिव का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, जितनी भी एंट्रीज है सबके साइन चेंज कर देनी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा, मतलब पूरे चैप्टर में यूज होगा कि ट्रांसपोज कैसे लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं इसका सी पार्ट करा रहा हूं क्योंकि वो उसकी डिफिकल्टी लेवल सबसे ज्यादा है। 1 2 3 2 -1 0। अब जब भी ट्रांसपोज लेना होगा उसके रो और कॉलम देखेंगे, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रो, कॉलम कितने, 1 2, 2 कॉलम। आपने क्या करना है, इनको आपस में एक्सचेंज कर देना है, मतलब कॉलम को रो की जगह, रो को कॉलम की जगह। मतलब ये पहला कॉलम है ना, इसको पहली रो बना देंगे। इस पहले कॉलम को पहली रो 1 2 3 कॉलम में लिखा हुआ है, इसको रो में 1 2 3। इसी तरह को बता रहा था कि ट्रांसपोज फाइंड कैसा करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, 3 कॉलम और 2 रोज हैं अब इसमें। ठीक है, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो आपने जो 2 कॉलम है 1 2 3, इस कॉलम को रो की जगह लिख देना है और दूसरे कॉलम को दूसरी रो की जगह लिख देना है। समझ आई बात? एक और दफा बताता हूँ कि आपने जो रो पहली कॉलम होगा ना, जैसे 1 2 3 ये पहला कॉलम है, इस पहले कॉलम को पहली रो की जगह लिख देना है और दूसरे कॉलम को दूसरी रो। अगर इधर तीसरा कॉलम भी होता है तो आप यहाँ पे तीसरे कॉलम की जगह पे लिखते थे। तो ये होता है ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका। इसका मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ। फिर जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 1 4 5 2 1 3, अब इसमें 2 रोज और 3 कॉलम आ गए। ठीक है, क्या करना है, कॉलम को रो की जगह, रो को कॉलम की जगह, पहले कॉलम को पहली रो की जगह 1 और 2। अब इसमें 2 ही एलिमेंट है। दूसरे कॉलम में 4 और 1 है तो उसको दूसरी रो की जगह। तीसरे कॉलम में 5 और 3 है तो उसको तीसरी रो की जगह। अब देखा जाए तो ये 3 क्रॉस 2 बन गए।
3 रो वो 2 क्रॉस, तो रो को कॉलम की जगह, कॉलम को रो की जगह। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोज। अब बाकी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं और आपने मुझे बताना आपको समझ आएगी। जो लास्ट क्वेश्चन है इससे आपकी ट्रांसपोज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी और बेहतरीन हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, प्रूव करना है कि ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। अब ये तो अगर हमारी कॉमन सेंस यूज की जाए कि एक चीज को ही 2 दफा करें अगर हम प्रूफ, तो वो चीज वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। लेकिन अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को आपने लेना है, ठीक है। ए की वैल्यू हमें पता है, ए का पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हमेशा सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट के बाद। तो ए का ट्रांसपोज लेना है, तो ये पता है आपको 2 रो और 2 कॉलम है, तो रो को कॉलम की जगह, रो को कॉलम को रो की जगह आपने लिख देना है। इसका मतलब है 1 0 को पहली रो में, 2 1 को दूसरी रो में। तो ये आपके पास आ गया ए का ट्रांसपोज। आगे लिखा हुआ है ए के ट्रांसपोज पे होल ट्रांसपोज कर देना है, मतलब इसका दोबारा ट्रांसपोज आपने ले लेना है। ए ट्रांसपोज का अब दोबारा इसका ट्रांसपोज ले लेना, फिर इस रो को, इस कॉलम को रो की जगह, मतलब 1 2 को पहली रो, वो 0 1 को। तो अगर आप देखें तो ये वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल आ गया। तो जब इक्वल आ गया तो प्रूव हो जाएगा हमारे पास कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। अभी भी आपको बता रहा हूं कि ये ट्रांसपोज वाले जो जितने भी क्वेश्चन है ये सही से समझे आप मेरे से, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज तक जाएंगे और ये आपके फर्स्ट ईयर मैट्रिक्स, सेकंड ईयर सारे क्वेश्चंस में, ये मैट्रिसेस में ट्रांसपोज बहुत अहम चीज़ है। यहाँ तक कि आपकी अगर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में देखें या बेशुमार फील्ड में मैट्रिसेस में ट्रांसपोज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ तक के लिए आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज करें और पीछे जाके दोबारा से सुने, और समझ आती है तो समझने के बाद कोशिश किया करें कि इसके बाकी पार्ट्स की प्रैक्टिस साथ ही कर लें। उससे ये होगा कि आपके क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएंगे, फिर आपको भूलेंगे नहीं। मेरी तो ये आदत थी कि मैं जब भी कोई क्वेश्चंस करता था या टीचर से समझता था तो मैं घर आके उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करता था और कोशिश करता था कि उनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करूं। तो उससे ये होता था कि मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती थी और वो मुझे भूलती नहीं थी। तो ये क्वेश्चंस की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर तो आपको समझ नहीं आती तो मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे बताइए। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।